वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम एनालॉजी अर्थात सादृश्यता जो एक चैप्टर है, मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है एनालॉजी, उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है एनालॉजी का अर्थात सादृश्यता का। इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो पहला है कुत्ते का संबंध, जैसे रेबीज है, कुत्ता है, रेबीज है, मच्छर है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देगा। तो अर्थात ये अगर माना इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ए का संबंध बी के साथ होगा तो सी का संबंध डी के साथ होगा। अर्थात ए और बी में जो संबंध आया, ए और बी के बीच में जो संबंध आएगा वही संबंध मच्छर और आंसर के बीच में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन करते रहेंगे और विभिन्न प्रकार के वैरायटी वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते रहेंगे, तो जिससे जो है आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एनालॉजी जो सादृश्यता चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुत्ते का संबंध रेबीज से है तो मच्छर का संबंध किससे होगा। तो आपको ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार लिखा रहेगा। इसी क्वेश्चन को वो इस प्रकार भी लिख सकता था, जिस प्रकार कुत्ते का संबंध रेबीज से है तो मच्छर का संबंध किससे होगा। तो अगर हम ध्यान दें तो कुत्ते का संबंध किससे है, रेबीज। अब आप ध्यान देंगे कि कुत्ता और रेबीज में क्या संबंध हो सकता है। तो आपको पता है जो कुत्ता है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। अर्थात अगर कोई पागल कुत्ता अगर आपको काट दे तो उसको जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, वो होती है रेबीज नामक एक बीमारी होती है। तो अब आपको ये पता चला संबंध, ए और बीज के बीच में संबंध क्या पता चला, बीमारी। यानी अगर कुत्ता काटेगा तो रेबीज होगा। रेबीज एक बीमारी है कुत्ते के काटने से। इसमें जो जिसको काटा गया व्यक्ति है वो जो है पानी से डरता है। तो मच्छर के काटने से बीमारी, तो आप ध्यान से देखेंगे मच्छर के काटने से प्लेग तो होता नहीं है, मौत भी नहीं होती, मलेरिया, टाइफाइड। तो आपको पता है मच्छर के काटने से जो बीमारी होती है वो क्या होती है, मलेरिया। तो मच्छर के काटने से बीमारियां जो है मलेरिया हो सकती है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। तो इस प्रकार की कोई भी बीमारी अगर होता तो वो ऑप्शन में हो जाता। तो संबंध क्या है, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है, अर्थात कुत्ते के काटने से बीमारी, तो मच्छर के काटने से बीमारी, तो जो कौन सा आंसर हो जाएगा, मलेरिया। जबकि हम देखें तो प्लेग जो होता है चूहे के काटने से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हिंदी फॉर्म में, अर्थात जब उसको एक्सपेंडेड फॉर्म करेगा, उसको फैला के लिखेगा तो इस प्रकार लिख देगा, जिस प्रकार बछड़ा गाय से संबंधित है उसी प्रकार पिल्ला होगा। तो आपको पता है गाय और बछड़े में क्या संबंध है। अब आपके माइंड में स्टार्ट वो करेगा कि गाय और बछड़ा, तो हम जानते हैं कि जो काव और काल्फ है, काफ, वो उनमें संबंध क्या है। तो गाय और बछड़ा, यानी गाय का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बछड़ा। यानी गाय जो बछड़ा है वो उसकी जो माँ है, यानी वो कौन है, गाय। तो इसी प्रकार जो पिल्ला है, पिल्ले का जो माँ या बाप होगा वो कौन होगा, कुत्ता। अर्थात जो कुत्ते का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पपी अर्थात पिल्ला। तो इसको इंग्लिश वर्जन में लिख सकता था वो, काफ इज रिलेटेड टू काव, देन पपी इज रिलेटेड टू विच। तो हम जानेंगे जो पपी होगा वो डॉग के बच्चे को कहते हैं, उसके जो किड होते हैं उसको जो है क्या कहते हैं, पपी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉग। तो आपको समझ में आया। तो यानी जो गाय का बच्चा है वो बछड़ा है, तो कुत्ते का बच्चा क्या होगा, पिल्ला होगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। 17 का संबंध 52 से है तो 2 का संबंध किससे होगा। तो ये मैथमेटिक्स एनालॉजी होगी, अर्थात जब मैथ्स के टर्म में एनालॉजी पूछता है। अब हमने इस क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि 17 का ऐसा क्या करूं कि 52 आ जाए। यानी 17 में जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं या इसका स्क्वायर करूं, ऐसा क्या करूं 17 और 52 का। तो 17 का ऐसा क्या करूं कि आंसर क्या आ जाए, 52। तो आपको पता है कि 17 3 यानी जब हम 17 का टेबल कहेंगे तो उसमें 3 होता है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ से देख सकते हैं। जब 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आता है 51। यानी 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51। अब इसमें हमको 51 तो नहीं चाहिए, 52 चाहिए, तो एक ऐड करना पड़ेगा तब 52 है। तो हमारे पास जो संबंध आया
कि एक तो 3 से मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उसमें एक ऐड कर दो। तो आपके पास रिलेशन पता चल गया, जितना भी आना है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और एक ऐड कर देना है, तो आंसर आ जा रहा है। अब 2 को भी हम किससे ऐड करेंगे? 3 से ऐड करेंगे, यानी 2 को 3 जा जाएंगे, 2 का 3 जा जाएंगे, तो आपको पता है 2 3 जा कितना होता है 6, और उसमें कितना ऐड कर देंगे 1, तो आंसर कितना आ गया 7। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 8 9 10 7। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने संबंध देखा, तो इसमें हमने क्या किया, एक तो पहले जो है थ्राइस किया, उसका 3 गुना किया और उसमें कितना जोड़ दिया 1। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 51 में 1 जोड़ा, यानी पहले तिगुना किया, तिगुना करने के बाद 1 जोड़ा तो 52 आया। अब 2 का भी तिगुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? यानी 2 को तिगुना करने के बाद 1 जोड़ने पर 2 3 6 और 1 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 9 और 80, तो 5 का बताना है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी लिख सकता है, 9 का जिस प्रकार 9 का संबंध 80 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा? तो आप ध्यान देंगे कि 9 और 80 कैसे हुआ होगा। 9 का मैं ऐसा क्या करूं कि 80 हो गया, तो वही रिलेशन 5 और उसमें भी करेंगे, आंसर जो होगा। तो आप गौर से देखेंगे, आप जो है गौर से देख सकते हैं। मैं ऊपर वाले क्वेश्चनों को मिटा दूंगा जिससे कि आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकूं। होप आपने यहाँ तक के क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे। अगर आपने इनसे पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पीछे जाके भी देख सकते हैं। तो 9 का संबंध है 80 से। अब आपने ध्यान देना है कि ये पूछ रहे हैं 5 का किससे होगा, तो अब ये ध्यान देंगे तो 9 का 80 कैसे हो गया, 9 का 80 कैसे आया? तो इसका ऑप्शन 24 होगा या 25 होगा या 26 होगा या 30 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 9 का ऐसा क्या करूं कि 80 आ जाए। तो आपको पता है कि जो 9 का स्क्वायर करेंगे हम, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और उसमें से अगर 1 घटा दे, 81 में से 1 घटाने पर कितना आ जाएगा 80 आंसर। तो उसी प्रकार आपको पता है 9 का स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब होता है जब उसी संख्या को उसी से गुणा करते, अर्थात 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9। तो 9 इंटू 9 जो 9 का स्क्वायर होता है वो 81 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 81, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया। अर्थात आपने क्या किया, पहले स्क्वायर किया, उसमें से 1 माइनस कर दिया। अब आप भी पहले इसका स्क्वायर करिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे 5 का स्क्वायर, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, उसमें से 1 घटा दीजिए तो आंसर आ गया 24। तो बहुत आसानी से आपने सीख दिया कि 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 1 घटा दिया 24, तो इसका आंसर कितना जाएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन? ए सही हो गया। तो अगर आप भी अपने बच्चों को या अपने स्कूल के बच्चों को सैनिक स्कूल या नवोदय या हिम ज्योति या राजीव गांधी या जेएनवी या किसी भी जो है परीक्षा की अगर आप तैयारी कराना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो मैथ्स की और एक वीडियो जो है मैथ अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग की जो है कराते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन से। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने पहले इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 1 घटा दिया, यानी 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें से 1 घटा दिया तो 80। तो ऐसी 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 1 घटा दे तो कितना आ जाएगा 24। तो इसका आंसर कितना आ गया 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, C का संबंध 16 से है तो F का संबंध किससे होगा, अर्थात C का 16 कैसे हुआ, यानी ये C का संबंध किससे है 16, तो हमको पूछ रहा है F का संबंध। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये तो इंग्लिश अल्फाबेट है और ये नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये फिर इंग्लिश अल्फाबेट है, फिर इसका आंसर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है 30, 49, 50, 20। कौन ऑप्शन होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी खुद आंसर निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि सी, हम जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी में जो ए का नंबर होता है 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4 होता है, इस प्रकार आगे चलते रहते हैं, और जेड का नंबर 26 होता है, यानी हर एक अल्फाबेट का जो है नंबर होता है।
तो आपको पता है जब ABCD लिखते हैं तो उसमें A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है, F6 होता है। तो आपको पता चल गया C का नंबर कितना है 3, लेकिन 3 का वर्ग करने पर तो 16 नहीं आता, 3 का ऐसा कुछ करने पर 16 नहीं आता है। तो आपको पता चल गया कि C के बाद जो अगला टर्म है यानी 3 का एक जोड़ दो, तो 3 में एक जोड़ा 4, यानी जो C का नंबर है वो रियल नंबर तो उसका होता है 3, लेकिन हमें एक नंबर एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो 3 में 16 तो हो नहीं सकता, तो एक आगे संख्या ले लो, 3 से एक आगे संख्या होती है 4, और जब इसका वर्ग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 16। अर्थात जो उसका नंबर है उससे एक आगे जाना है और उसका वर्ग कर देना है। तो हम भी जानते हैं f का नंबर कितना होता है 6, अल्फाबेट में f का नंबर होता है 6, लेकिन हमें जैसे यहाँ 3 होता है लेकिन एक आगे गए तो हम भी एक आगे जाएंगे, तो 6 में एक आगे गए 7, अब 7 का क्या निकाल देंगे स्क्वायर, तो कितना आ गया आंसर 49, तो ऑप्शन बी। तो हमने क्या किया, अल्फाबेट का जो नंबर था उससे एक आगे गए और उसका क्या निकाल दिया स्क्वायर। तो अल्फाबेट सी का जो नंबर है वो 3 है, उससे एक आगे जाने पर कितना आया 4, तो 4 का वर्ग करने पर कितना आ जाता है 16। इसी प्रकार एफ है, एफ का नंबर होता है 6, लेकिन हम एक आगे नंबर जाएंगे 7 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 49। तो इस प्रकार और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि का संबंध रामायण से है तो तुलसीदास का संबंध किससे होगा? रामचरितमानस से, महाभारत से, ऋग्वेद से, सूरसागर से। आप जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं और खुद वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी दे सकते हैं, तो आपके लिए जो है टेस्ट भी हो गया। तो स्टार्ट करते हैं वाल्मीकि का संबंध रामायण से। अब आप ध्यान से देखेंगे कि वाल्मीकि और रामायण में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वही तुलसीदास का इन 4 ऑप्शनों में से होगा, रामचरितमानस, महाभारत, ऋग्वेद, सूरसागर से। तो क्या है उसका संबंध ये देखना होता है। तो आपको पता है जो वाल्मीकि है रामायण में क्या संबंध है, आप ध्यान से देखेंगे जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने रामायण की जो पवित्र ग्रंथ है इसकी रचना की। अर्थात आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि रामायण की रचना किसने की, तो रामायण जो एक राम के चरित्र, जो राम एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में जो वर्णन किया गया है रामायण में, वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक पुस्तक है रामायण, उसके लेखक जो है कौन है वाल्मीकि। तो आपने बताना है कि तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक लिखी इनमें से, रामचरितमानस लिखी, महाभारत लिखी, ऋग्वेद लिखी, सूरसागर लिखी। तो आप ध्यान से देखेंगे गोस्वामी जो तुलसीदास हैं उनकी जो एक महत्वपूर्ण रचना है वो है रामचरितमानस। तो वाल्मीकि के जो यानी जो वाल्मीकि है उनके जो एक महान काव्य जो उन्होंने लिखा वो रामायण है, यानी इसके रचयिता है। तो तुलसीदास ने क्या लिखा, रामचरितमानस। तो आप जो है इतना ध्यान देंगे। जबकि अगर हम पूछें महाभारत किसने लिखा, तो महाभारत जो लिखा वो वेद व्यास जी ने लिखा। और अगर हम सूरसागर कहें तो सूरदास जी ने जो है सूरसागर की रचना की। तो इस प्रकार, और जबकि अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो इस प्रकार हमने इन क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन भी सीखे। तो वाल्मीकि जो है जो राइटर है वो रामायण के हैं। तो तुलसीदास जो ऑथर है, जो उनकी जो पुस्तक है, जो ऑथर है वो रामचरितमानस के हैं। तो रामचरितमानस क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ का संबंध चमोली से है तो गंगोत्री का संबंध किससे होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे रुद्रप्रयाग होगा, टिहरी गढ़वाल होगा, उत्तरकाशी होगा, पौड़ी गढ़वाल होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बद्रीनाथ का संबंध चमोली से। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जो है 4 धाम हैं, इसमें से एक है बद्रीनाथ, एक है केदारनाथ, एक है तीसरा है गंगोत्री, चौथा है यमुनोत्री। तो जो बद्रीनाथ है आपको पता है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है बद्रीनाथ का जो मंदिर जो भगवान विष्णु को जो है समर्पित है वो चमोली में है। तो गंगोत्री में क्या होगा, तो जो गंगोत्री धाम है वो कहाँ है, तो गंगोत्री धाम है उत्तरकाशी में। तो आप एक तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। जबकि अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तरकाशी। तो बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है, चमोली में। तो गंगोत्री धाम कहाँ स्थित होगा, उत्तरकाशी में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो और बता देता हूँ डिटेल से, जो बद्रीनाथ धाम है भगवान विष्णु को की जहाँ पूजा की जाती है वो चमोली में है। इसी प्रकार जो केदारनाथ है वो रुद्रप्रयाग में है जहाँ शिव जी की पूजा की जाती है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम जो बच गए, दो धाम, वो उत्तरकाशी में स्थित है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बद्रीनाथ धाम चमोली में है, तो गंगोत्री धाम कहाँ होगा? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है साइंस का, घेंगा का संबंध आयोडीन से है, तो एनीमिया का संबंध क्या किससे होगा? तो अगर आप देखेंगे तो घेंगा आयोडीन, अर्थात घेंगा एक प्रकार की बीमारी है, इसमें जो इससे प्रभावित होता है, अर्थात अगर शरीर में जो है आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे घेंगा रोग होता है। इसमें जो है आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग जो है आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे तो उनके यहाँ पर गांठ जैसी बन जाती थी गले में, या जो है सर पे या कहीं भी अदर जो है गले में गांठ बन जाती थी और यहाँ गले में दिक्कत होती थी। तो वो घेंगा रोग जो कमी होती है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन एक खनिज लवण है जो हम नमक में डालते हैं, तो आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है, अर्थात अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो हमें घेंगा रोग हो सकता है। उसी प्रकार जो एनीमिया, अर्थात एनीमिया का मतलब हुआ जब किसी शरीर के कोई भी व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो, अर्थात खून हीमोग्लोबिन, अर्थात हीमोग्लोबिन बोले तो उसमें होता है आयरन, अर्थात जब किसी के शरीर में आयरन की कमी होती है, लौह तत्व, लोहांश यानी आयरन की कमी अगर होती है तो उसमें क्या होता है? एनीमिया। तो पता है, आपको पता चला आयोडीन की कमी से, जो आयोडीन खनिज लवण है उसकी कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इस रोग में जो है आपकी क्या हो जाती है? खून की कमी। तो आपको इतना चीज आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप बताएंगे कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयरन की कमी अर्थात लौह तत्व की कमी, यानी तो लौह तत्व को बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके उसमें खून की मात्रा बढ़े तो आप हरी सब्जियों को खा सकते हैं, या लोहे के जो बर्तन होते हैं कढ़ाई, तो उसमें भी खाना बना सकते हो जिससे कि आपके शरीर को जो है लौह यानी आयरन तत्व जो है मिल सके, तो एनीमिया रोग होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये इंग्लिश अल्फाबेट से है एनालॉजी। AC का संबंध DF से है, तो PR का संबंध किससे होगा? अब आप ध्यान से देखेंगे कि AC और DF में क्या संबंध है। AC और DF में क्या संबंध है? वही संबंध PR का होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि AC और DF में क्या संबंध है, तो आपको पता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय आप ध्यान देंगे, सबसे पहले ABCD लिख देंगे। अगर आप ABCD लिखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ABCDEFGHIJKLMN, इस टाइप से आप ABCD लिख देंगे पूरा। और AC, जब भी इंग्लिश अल्फाबेट वाले एनालॉजी क्वेश्चन आएंगे तो आप ABCD लिख देंगे। उसके बाद AC लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसके नीचे उसका संबंध किसके साथ है? DF के साथ, अर्थात AC का संबंध किसके साथ है? DF। तो इस प्रकार आपने AC के नीचे क्या लिख देना है? DF। और आपको पूछ रहा है PR का संबंध। अब आप देखेंगे कि A से D कितने आगे गया, तो आप A से D देखेंगे कितने आगे गया? 1 2 3, यानी जब A में से 3 आगे जाएंगे, 1 2 3 आगे जाने पर D मिला। इसी प्रकार C और F, ये रहा आपका C और यह रहा F, 1 2 3, तो यहां भी 3 आगे जाने पर जो है F मिला। तो आपको पैटर्न पता चल गया कि 3 आगे जाने पर D, यहां भी 3 आगे जाने पर क्या मिल रहा है? D। तो हम भी इससे कितने आगे जाएंगे? +3 P से 3 आगे जाने पर आपको पता है P से 3 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? QPQRS, तो क्या मिल गया? S। अब फिर R से 3 जाएंगे, R के बाद होता है STU, तो क्या आ गया आंसर? SU। तो आप ध्यान से देखेंगे SU वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन A। तो क्या क्या इन प्रकार वाले क्वेश्चन में करते हैं, इसमें आप सबसे पहले ABCD लिखेंगे। ABCD लिखने के बाद जो है आप देखेंगे कि A और D में क्या अंतर है, कितना आगे गया, तो 3 आगे जाने पर। इसी प्रकार यहाँ भी 3 आगे, तो हम भी कितना आगे जाएंगे? 3। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूटीफुल का संबंध अगली से है, तो हेल्दी का संबंध किससे होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, सिक, वीक, स्ट्रॉन्ग, फैट। आपको पता है ब्यूटीफुल का संबंध अगली से है, तो आप ध्यान देंगे कि ब्यूटीफुल और अगली में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं,
अर्थात ये अपोजिट वर्ड है। ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत और अगली मतलब होता है बदसूरत। यानी हिंदी में कहें तो खूबसूरत का जो विलोम होता है वो होता है बदसूरत या यानी कुरूप। अगली मतलब होता है कुरूप। तो ब्यूटीफुल और अगली एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आया, ब्यूटीफुल और अगली के बीच में अपोजिट वर्ड का रिलेशन आया। तो हम भी हेल्दी का क्या निकालेंगे? अपोजिट। तो हम हेल्दी का अपोजिट देखेंगे सिक, वीक, स्ट्रॉन्ग, फैट। तो हेल्दी का जो हेल्दी मतलब होता है ताकतवर यानी हष्ट पुष्ट, जो बहुत हट्टा कट्टा होता है। हेल्दी यानी जिसको जो है सब संतुलित आहार भोजन लेने के बाद वो जो है हेल्दी आदमी बनता है। तो इसका जो होगा अपोजिट, तो इसका हो जाएगा आंसर सिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिक। सिक मतलब होगा बीमार आदमी। तो यहां आपको पता चला ब्यूटीफुल का अगली है, तो यानी उसका विलोम है, एंटोनिम्स है। तो हम भी हेल्दी का एंटोनिम्स क्या देखेंगे? सिक। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम का संबंध मॉस्क्यू से है, तो सिख का संबंध किससे होगा? मुस्लिम का संबंध किससे है? मॉस्क्यू। अब आपको पता है मुस्लिम लोग जो होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद। अर्थात अब आप देखेंगे कि मुसलमान मस्जिद में क्या करने जाते हैं। क्या है मस्जिद और मुसलमानों के बीच में संबंध? वही संबंध सिख का गोल्डन टेम्पल से होगा, या मदीना से होगा, या फायर टेम्पल से होगा, या गुरुद्वारा से होगा। तो अब ध्यान देंगे तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, वो अपनी इबादत करने कुछ भी जाते हैं। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, उसी प्रकार जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद जाते हैं पूजा करने। अर्थात मुसलमान लोगों का जो पूजा स्थल होता है वो मस्जिद होता है। तो आपको सिख लोगों का भी पूजा स्थल ढूंढना है। कैसे पता चला मुझे इस क्वेश्चन में पूजा स्थल ढूंढना है? आपने इन दो लोगों को देखा, मुस्लिम का मॉस्क्यू अर्थात मुसलमान लोगों का मस्जिद से क्या संबंध है। तो आपको पता चला मुसलमान लोग मस्जिद में अपने जो है भगवान को याद करने जाते हैं, अल्लाह को। तो अब सिख लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे, अर्थात गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जाएंगे, मदीना जाएंगे, या फायर टेम्पल जाएंगे, या गुरुद्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको पता है सिख लोगों का जो पवित्र स्थान होता है जहां वो पूजा करते हैं वो होता है गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा में वो अपने गुरु का जो है आदर करते हैं, वहां सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा। तो जिस प्रकार मुस्लिम लोग जो है मस्जिद जाते हैं, तो सिख लोग अपनी पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा। इसी प्रकार जो है जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो चर्च जाते हैं, हिंदू लोग जो है कहाँ जाते हैं? मंदिर, चर्च में जाते हैं क्रिश्चियन लोग। तो आपको जो है ये आंसर आ गया होगा।